नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे अगले आधे घंटे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बेरूत समेत लेबनान के दूसरे हिस्सों में इजराइल की भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों को बनाया निशाना। मीडिया कार्यालय पर भी किया हमला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा 24 घंटे में 28 स्वास्थ्य कर्मियों की हुई मौत। दक्षिणी लेबनान में तेज हुई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की लड़ाई। अब तक हिजबुल्लाह के 60 सदस्य ढेर। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 20 से अधिक कस्बों के लोगों को तुरंत खाली करने को कहा। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के 2 दर्जन से अधिक रॉकेट हमले। घटना में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह भिड़ंत के बीच 2 लेबनानी सैनिकों की भी मौत। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच रूस, ब्रिटेन, स्पेन सहित कई देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना किया शुरू। बेरूत से उड़ानें रद्द होने के कारण सैकड़ों लोग नाव के जरिए पहुंच रहे हैं तुर्की। कई देशों ने निलंबित की बेरूत सहित कई शहरों के लिए उड़ान सेवाएं। इजरायली सेना का बड़ा दावा। रावी मुश्ताहा सहित हमास के कई शीर्ष नेताओं को किया गया ढेर। 3 महीने पहले उत्तरी गाजा में की गई कार्रवाई में मारे गए हमास सदस्यों की आज हुई पुष्टि। इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने मिडिल ईस्ट के देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के मिसाइल अटैक का बदला अब इजराइल कब और कैसे लेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि ये पूरी स्थिति इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इजराइल 4 मोर्चों पर अकेले लड़ रहा है। कई दिनों के हवाई हमले के बाद बुधवार को दक्षिणी लेबनान में शुरू हुई आमने सामने की लड़ाई गुरुवार को भीषण रूप ले लिया। हिजबुल्लाह की सुरंगों के नेटवर्क और सैन्य ढांचों को नष्ट करने के इरादे से दक्षिणी लेबनान में घुसी इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के अब तक 60 सदस्यों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा इजरायली हमले में 2 लेबनानी सैनिकों की भी मौत हो गई है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले दक्षिणी लेबनान के 20 से अधिक गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि दक्षिणी लेबनान के एक गांव में घुसने की कोशिश कर रहे इजरायली सैनिकों को रोक दिया गया। इजराइल दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले के साथ साथ हवाई हमले भी कर रहा है। आईडीएफ ने बिंत जेबिल में नगर पालिका की इमारत पर हमला बोला। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई लोग मारे गए जो इस नगर पालिका में काम करते थे। उधर गुरुवार को दक्षिणी बेरूत में 3 भीषण विस्फोट हुए और इजरायली बमबारी के बाद शहर पर धुएं का गुबार छाया रहा। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय से संबंधित ठिकाने पर हमला करने का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि हमले में यूनिट से जुड़े कमांड सेंटर और खुफिया जानकारी जुटाने वाले साधनों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले रात को भी इजरायली सेना ने मध्य बेरूत पर हमला बोला था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वहां हिजबुल्लाह का एक सदस्य रहता था। ये इमारत हिजबुल्लाह से संबंधित एक चिकित्सा केंद्र का मुख्यालय भी है। इस बीच इजरायली सेना ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर मसना सीमा पार से सीरिया से हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया है। वहीं लेबनान की सरकार ने कहा है कि इजराइल के आरोपों को ध्यान में रखते हुए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इस बीच ब्रिटेन, स्पेन, रूस सहित कई देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए कुछ विशेष विमान तैनात किए हैं। 150 से अधिक ब्रिटिश नागरिक विशेष विमान से बेरूत से रवाना हुए। उधर स्पेन वायुसेना का विमान अपने 500 नागरिकों को लेकर बेरूत से रवाना हुआ। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए गाजा और लेबनान में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। वहीं इजराइल के हमलों के कारण लेबनान से लोगों का पलायन जारी है। बेरूत से बाहर जाने वाली अधिकांश उड़ानें रद्द होने के कारण सैकड़ों लोग नौका द्वारा लेबनान से तुर्की पहुंच रहे हैं।
बढ़ते तनाव के कारण यूएई की एमिरेट्स एयरलाइंस ने दुबई से इराक, ईरान और जॉर्डन की उड़ानें 3 दिनों के लिए रद्द कर दी हैं। पिछले हफ्ते अमीरात ने दुबई और बेरूत के बीच कम से कम 8 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द कर दी थीं। इस बीच ईरान ने इजराइल पर किए गए हमले के बाद अपने हवाई अड्डों पर रद्द की गई उड़ान सेवाओं को बहाल कर दिया है। इस बीच इजराइल की सेना ने 3 महीने पहले किए गए हवाई हमलों के दौरान गाजा में हमास सरकार के प्रमुख रावी मुश्ताहा और 2 वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया है। सेना ने कहा है कि उत्तरी गाजा में एक अंडरग्राउंड जगह पर हमले में रावी मुश्तावा समेत 2 अन्य हमास कमांडर सामी सिराज और सामी अदा की मौत हो गई है। इजराइल हमास के साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। जहां एक ओर हिजबुल्लाह के साथ उसकी सीधी भिड़ंत हो रही है, वहीं यमन के हूती पर भी बार बार पलटवार कर रहा है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इजराइल ईरानी हमले का जवाब कब, कैसे और कहां देता है। इस आशंका के बीच पश्चिम एशिया में भारी तनाव है। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक बंसल, आप निर्देशक हैं भारत फाउंडेशन के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत आलोक जी मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, इस पूरे मामले में यदि हम पहले तौर पर देखें तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने कसम खाई है कि ईरान की इस बड़ी गलती की सजा उसे मिलेगी। कैसे और कब ये हम तय करेंगे, क्या कहेंगे? आलोक जी से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। राजन जी, आपने सवाल सुना है, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दे दें। देखिए, यह मान के चलें कि पराक्रम की इजराइल जो है बदला जरूर लेगा जी। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि ईरान पे काफी दबाव बना हुआ था। ईरान पे चूंकि हमला हुआ था, उसके बाद उसके जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह या हमास, उस पे जिस ढंग के हमले हो रहे थे, उसके बाद ईरान पे पूरी तरह से एक तरह से उनकी जनता का, उनका जो रेजिम है उस पर जनता का प्रेशर था कि ईरान आखिर क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा है। तो वैसे में आप ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है आप देख रहे हैं, एक तरह से रिटेलिएशन और काउंटर अटैक एंड काउंटर अटैक ऐसे चल रहा है। और वैसे में इजराइल पे जो हमले हुए हैं उसमें इजराइल की थोड़ी सी क्षति भी हुई, हालांकि उसके कुछ मौतें उस ढंग से नहीं हुई हैं, लेकिन उनके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके भी डैमेज होने की खबरें हैं। और वैसे में इजराइल निश्चित रूप से यह मान के चलें कि उसका बदला लेगा। अब उसका बदला कई स्वरूप हो सकता है। पहला तो यह कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर जो उनके इंस्टॉलेशंस हैं, ईरान के पास न्यूक्लियर जो सेंटर्स हैं जो वहां पे अटैक हो सकता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो सकता है। और इजराइल जिस ढंग से आप वहां पे अभी तक की जो पॉलिसी रही है, आप जानते हैं कि वहां के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उसको टारगेट करता है, यानी कि ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो जनरल्स हैं उनको भी टारगेट कर सकता है। तो यह मान के चलें कि अभी हालांकि इजराइल भी फंसा हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि जो लेबनान में है वहां पे उन्होंने लिमिटेड ग्राउंड स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि वहां पे उसकी आर्मी का पूरा फोकस है, लेकिन अपने समय के हिसाब से अपने जब भी उचित समझेगा तब ईरान पे हमले जरूर करेगा वो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि क्या ईरान परमाणु युद्ध शुरू कर सकता है? देखिए, इस पूरे मामले ने, मतलब जिस तरीके से हमने देखा कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया, उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ी पूरी दुनिया में, और अब ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से पराक्रम अभी तक ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। उनके पास जो यूरेनियम एनरिचमेंट हुआ है 80-85% के पास बोला जाता है, तो उसके पास पहला तो बॉम्ब नहीं है, और दूसरा कि जो मिसाइल भले हैं लेकिन उनके पास एयरक्राफ्ट्स भी नहीं है। तो मिसाइल से वो चाहे तो अगर उसके पास होता तो वो पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यह मान के चलें कि वैसे कंट्री, आप जानते हैं कि इजराइल भले ही एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। तो वैसे में ईरान यह गलती नहीं करेगा कि वह इजराइल पे कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक करे। और यह भी मान के चलें कि न्यूक्लियर बॉम्ब का जब अटैक होता है तो उसका जो दायरा है वो केवल इजराइल जैसे छोटी 200 किलोमीटर या 200 माइल्स की टेरिटरी में नहीं रहेगा, उसका असर जॉर्डन पे पड़ेगा। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों पर उसका असर होगा।
जी, और वैसे में मुझे नहीं लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की अटैक की कोई भी संभावना किसी भी तरफ से बनती है। लेकिन यह जरूर है कि इजराइल अगर एक तो पहला कि यह मान के चलें कि इजराइल बदला लेगा, और दूसरा यह भी मान के चलें कि इजराइल अगर बदला लेगा और अगर मेजर अटैक्स होते हैं तो ईरान भी फिर रिटेलिएट करेगा। अब अभी तक आपने देखा था कि इजराइल यानी कि स्टेट और जो उसके जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उसके बीच में झगड़े हो रहे थे। जी। लेकिन अभी जो है यह पूरी तरह से स्टेट टू स्टेट यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में झगड़े हो जाएंगे। और इजराइल के को डिफेंड करने के लिए अमेरिका और जो पश्चिमी कंट्री हैं, ब्रिटेन इत्यादि, फ्रांस इत्यादि, वो शामिल हो सकते हैं। तो युद्ध का दायरा काफी बढ़ने की संभावना है, और उसका असर केवल इजराइल और ईरान पे नहीं पड़ेगा, पूरा जो क्षेत्र है उस पे पड़ेगा। ठीक वहां है से जो ट्रेड होता है हमारे जी। 400 बिलियन का ट्रेड उस रूट से होता है, तो उस पे असर पड़ेगा। तो विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाओं पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अब हाल ही में जो बाइडेन का बयान आया कि इजराइल को हमला करने का पूरा अधिकार है, ठीक है, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि अमेरिका ड्राइव करेगा पूरी तरीके से इजराइल को ईरान के खिलाफ, और इजराइल वही करेगा जो अमेरिका जितना बोलेगा उतना ही करेगा, या फिर इजराइल अपने तरीके से इस पूरे लड़ाई को आगे बढ़ाएगा? मेरे हिसाब से अभी अमेरिका नहीं चाहता है कि युद्ध का दायरा बढ़े। जी। और अमेरिका और फ्रांस दोनों पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। उनके जो एजेंट भी थे उन्होंने कोशिश की थी कि इजराइल पे दबाव बना के सीज फायर की स्थिति पैदा की जाए जब गजा पे अटैक हो रहा था। और अमेरिका नहीं चाहता था कि ये अटैक लेबनान पे भी शुरू हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि नेतन्याहू की जो पॉलिसी है अभी, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिसी है, उनको अभी जो एस्केलेशन होगा उससे फायदे हैं। मैं बता दूं, पहला फायदा तो यह है कि उनका जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है उन पे चूंकि सवाल उठाए जा रहे थे कि बदले जा सकते हैं, उन पे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, जी। करप्शन के चार्जेस इत्यादि थे। तो वैसे में अगर वहां वॉर एस्केलेट होता है तो उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल डोमेस्टिक बनता है। और दूसरा यह भी मान के चलें कि नेतन्याहू इस चीज को जानते हैं कि अमेरिका भले ही प्रेशर डाले लेकिन अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ सकता। अमेरिकन जो चाहे रिपब्लिकन ठीक पार्टी है हो या डेमोक्रेटिक जी। पार्टीज हैं, वहां पे जो पार्टीज हैं उनमें एक तरह से बायपार्टीजन कंसेंसस है इजराइल को लेके कि इजराइल को डिफेंड करना दोनों का ही समर्थन है, बिल्कुल। उनके लिए मजबूरी ठीक है। बात। और उनकी अमेरिका की पॉलिसी थोड़ी सी वहां पे हिपोक्रिटिकल भी लगती है कि जी। कई बार वो टू स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे लेकिन फिर गजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसकी बात करेंगे, लेबनान और बेरूट में जो अभी हो रहा है उसकी बात करेंगे। ठीक है। लेकिन इजराइल को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी वहां पे करते हैं। ठीक तो है, हमारे साथ जी। और इजराइल का प्रोटेक्शन इसलिए भी जरूरी है कि जो पश्चिम एशिया के जो देश हैं जी। वहां पे, चाहे मैं कतर की बात, कतर में उनका सबसे बड़ा अभी मिलिट्री फोर्स है कतर में। उसके अलावा जॉर्डन में उनका है, यूएई में है, ठीक है। उसके अलावा सऊदी अरब में है। हमारे साथ आलोक बंसल भी जुड़ चुके। मैं आऊंगा आपके पास में दोबारा से, राजन जी। आलोक जी, देखिए, इजराइल और ईरान पर की जो वर्तमान की जो सिचुएशन है, ये मिडिल ईस्ट को किस तरीके से प्रभावित करेगा? देखिए, जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति है उससे पूरे संपूर्ण मिडिल ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी जो मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है इसको स्टेज मैनेज कर रहा है। ईरान ने जो हमला किया और उसके बाद हमले के 2 राउंड्स के बाद उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अब हम अगला हमला नहीं करेंगे अगर इजराइल हम पर रिटेलिएट नहीं करता है, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके की नूरा कुश्ती हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें जो ईरान के हमले हुए उससे जान का तो नुकसान बहुत ही नगण्य हुआ है मेरे ख्याल से, और जो नुकसान हुआ है वो कोई बहुत सब्सटेंशियल नहीं है। ईरान की जो मीडिया है वो अपनी जनता को बता रहा है कि बहुत नुकसान हुआ है, और जो इजराइल का, तो बस ये मैंने कहा ना, तो ये कोशिश की जा रही है दोनों साइड से कि अपनी जनता को खुश रखा गया है। तो मुझे लगता है ये जो हमला हुआ था ये कुछ नूरा कुश्ती टाइप था, जिसमें ईरान की जो सत्ता थी वो अपने आवाम को शांत करने के लिए उसने हमला कर दिया जी। इजराइल को अमेरिका ने पहले बता दिया कि हमला आ रहा है, अमेरिका ने घंटों पहले उसकी वार्निंग दे दी कि आज ईरान हमला करेगा। इजराइल ने सबको शेल्टर में भेज दिया। रात के 11-12 बजे उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई शेल्टर से अब आप जा सकते हैं, अब नहीं हमले हो रहे। तो ये दर्शाता है कि कुछ हद तक एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। इजराइल ने बोला वो बदला लेंगे अपने समय पर, अपनी जगह पर।
इजराइल मुझे लगता है अभी जो बदला लेगा वो लेबनान और हूतियों पे हमला करके लेगा, शायद ईरान पे सीधा हमला ना करे, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं, पर अभी ऐसा लग रहा है मुझे, जिससे कि ये चीज और ना बढ़े, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के बिल्कुल भी हित में नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। विशेषकर एक डेमोक्रेट राष्ट्रपति के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज है, क्योंकि डेमोक्रेट्स का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है कमला हैरिस का, वो इससे काफी हद तक प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जो डेमोक्रेट सपोर्ट बेस है उसमें काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं। और अगर ये जो युद्ध है ये ज्यादा बढ़ता है तो फिर राष्ट्रपति बाइडेन के लिए समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ जा सकते हैं और ना ही पूरी तरह से साथ जा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई धड़ा जो उनका समर्थन का है ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और ये बहुत जरूरी है कि इसका एक तरीके से स्थायी समाधान निकाला जा सके, क्योंकि युद्ध किसी भी स्थिति में एक अच्छा हल नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक इस समय शहबाज शरीफ सरकार के न्योते पर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जाकिर के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और सरकार उसके स्वागत में लगी है। पाकिस्तान सरकार जाकिर को खास बनाने में लगी है। इस दौरान जाकिर नाइक आदतन भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इन दिनों भारत का मोस्ट वांटेड पाकिस्तान का चीफ गेस्ट है और ये गेस्ट वहां भी सांप्रदायिक वैमनस्य से भड़काने का वही काम कर रहा है जिसके लिए वो भारत में वांछित है। पाकिस्तान के दौरे पर गया कट्टरपंथी इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक घूम घूम कर भारत और भारतीयता के खिलाफ जहर उगल रहा है। हिंदू विरोधी बयान देकर हेट स्पीच का बाजार गर्म किए हुए है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत पूरा देश इस कट्टरपंथी प्रचारक के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। जाकिर नाइक कहता है कि भारत के हिंदू उसे बहुत पसंद करते हैं। हिंदू जब बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करने लगे तो वो सरकार के निशाने पर आ गया। हालांकि विवादों से गहरा नाता रखने वाले जाकिर के पाकिस्तान दौरे पर तब विवाद पैदा हो गया जब अनाथ बच्चियों को बेटियां कहने पर वो नाराज होकर मंच छोड़कर चला गया। अपने पाकिस्तानी आकाओं के शरण में पहुंचकर वो उन्हीं की भारत विरोधी डुगडुगी पर नाचता नजर आ रहा है। उसका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित हो गया तो मस्जिदें और दूसरे धार्मिक स्थल मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। जाकिर को भारत सरकार की जांच एजेंसियां इसे कई मनी लॉन्ड्रिंग केस और उग्रवाद फैलाने के मामले में ढूंढ रही हैं। वो फिलहाल मलेशिया में रह रहा है। NIA ने जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई जुलाई 2016 के ढाका आतंकी हमले के बाद शुरू की। इस आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों में से एक ने स्वीकार किया था कि वो जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित है। हालांकि जाकिर नाइक इन विस्फोटों में अपनी भूमिका से इनकार करता है। जाकिर पीस टीवी नामक से एक चैनल चलाता है। विवादित कंटेंट के कारण ये चैनल पूरे भारत, बांग्लादेश
और श्रीलंका में प्रतिबंधित है। पीस यानी शांति के इस दूत की परछाई पड़ते ही विवाद शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि उसके पाकिस्तान दौरे का मकसद इस्लाम के खास तबके का प्रचार है या इसकी आड़ में भारत विरोधी अभियान। तो जाकिर नाइक जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, खासतौर से हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलता रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के दौरे में है। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं और इस पर बातचीत के लिए भी हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान बने हुए हैं, आलोक बंसल और डॉक्टर राजन। आलोक जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान दौरे का मकसद इस्लाम के एक खास तबके का प्रचार है या इसकी आड़ में भारत विरोधी अभियान जाकिर नाइक का? देखिए, दोनों ही उद्देश्य। एक तो पाकिस्तान के जो आका हैं वो चाहते हैं कि जाकिर नाइक वहां आए तो ये भारत विरोधी प्रचार होगा, भारत के लोगों के खिलाफ होगा, क्योंकि भारत में वो प्रतिबंधित है जी। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है वो एक फिरके विशेष की काफी बड़ी समर्थक रही है और जाकिर हुसैन जिस तरीके के भाषण देते हैं वो एक फिरका जो एक मतावलंबियों का समर्थन करते हैं वो काफी हद तक उनकी विचारधारा से मेल खाता है, तो उसके अनुसार ही वो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति इतनी संकीर्ण विचारधारा का है कि जिस तरीके से वो अनाथ बच्चियों को छोड़कर स्टेज से चला गया क्योंकि उनको बेटियां कहा गया, वो दर्शाता है कि इसकी जो सोच है वो कितनी संकुचित है। तो ये उन लोगों में से है जो अपनी विचारधारा से बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, अपने आप को शांति का दूत कहता है, शांति पीस टीवी की बात करता है। अगर आप इसका कोई भी प्रोग्राम देखें तो ये जिसे मीठी छुरी कहते हैं वो उसका पर्याय है जी। ये भड़काऊ बातें नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद ये जो है अपना ही विचार रखना चाहता है, अपनी ही विचारधारा को सही साबित करने की कोशिश करता है और अन्य लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। तो ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान में बैठाकर ये भारत विरोधी गतिविधियां चलाने, क्योंकि इसके काफी समर्थक आज की तारीख में भारत में हैं, वो ऐसा नहीं है कि जानबूझकर उसके समर्थक हैं, पर कुछ लोग इसकी जो भ्रामक प्रचार है उससे कई लोग बरगला चुके हैं, जैसा बांग्लादेश में हुआ हमने देखा, जिसका असर देखा, और उसी तरीके से कई लोग यहाँ पे हैं जो आज भी शायद इसके समर्थन में है। तो ये पाकिस्तान में रहेगा तो इस तरीके का प्रचार बड़ी आसानी से कर सकता। डॉक्टर राजन, जाकिर नाइक की देखिए भारत की नजर से बचने की जो कोशिश है वो आखिर कब नाकाम होगी? देखिए, अभी तो वो मलेशिया में जाकर के रह रहा है, ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा डॉक्टर राजन। देखिए, मेरे हिसाब से पराक्रम, अगर ऐसे रूढ़िवादी कट्टर और संकीर्ण विचारधारा के लोग भारत से जितना दूर रहे उतना बढ़िया है भारत के लिए। और ये इस ढंग के लोग केवल भारत के लिए खतरा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, क्योंकि इस ढंग की रूढ़िवादी और संकीर्ण विचारधारा के लोग अगर वहाँ रहते हैं तो आप मान के चलें कि पाकिस्तान का मतलब कभी भी विकास उस ढंग से नहीं हो सकता है जहाँ पे इस ढंग के लोग को वहाँ उसके प्रधानमंत्री बुला रहे हों। क्योंकि वहाँ पे भी आपने देखा, जिसकी बात हमारे बंसल साहब ने की, कि इतने संकीर्ण विचार के लोग हैं कि इतनी रूढ़िवादिता है, इतनी कट्टरपंथी है कि जो ऑर्फन डॉटर्स होते हैं उनको डॉटर भी कहने से वो नहीं, वहाँ पे डॉटर भी नहीं कहने देते हैं, मतलब बेटियां भी नहीं मानते हैं, और वहाँ पे स्टेज से वो नीचे चले जाते हैं। तो आप वैसे देश में अगर महिला विकास की बात करेंगे या आम जनता के विकास की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? इस ढंग के लोग हैं। और जहाँ आपका दूसरा जो मुख्य सवाल है, तो मलेशिया के साथ हम कोशिश कर रहे हैं वापस लाने की, क्योंकि इनके पास एनआईए हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चार्जेस हैं, ईडी के चार्जेस है, वो चूंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के इश्यूज हैं, इस कारण से वो नहीं हो पा रहा है। ओके, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा, समय हमारे पास कम है। आलोक जी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा है, ऐसे लोगों पर शिकंजा कैसे करेगा? क्योंकि जैसा कि जिक्र यहां पर कर रहे थे राजन जी की इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं भारत में। देखिए, इनके ऊपर तो शिकंजा लगना कसा ही जा रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने साफ कहा है कि जैसे ही हमको इनके खिलाफ कुछ और पुख्ता सबूत हमारे को दिए जाएंगे, हम इनके एक्स्ट्रेडिशन, इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने पर विचार करेंगे। जहां तक सवाल भारत के अंदर है, हमें ऐसे लोग जो कट्टरपंथी विचारधारा के हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम कैश ट्रांजैक्शंस को जितना कम से कम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने जो डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी लाई थी उससे काफी हद तक जो आज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो काफी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रहे हैं।
तो ये काफी हद तक उनको ट्रेस करना आसान हो गया है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। कैश ट्रांजैक्शंस को जितना कम से कम किया जाए उतनी ही ज्यादा पारदर्शिता आएगी और उससे इस तरीके की जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो धंधे हैं ये रुक जाएंगे काफी। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, जाकिर नाइक ऐसा शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों में भी पाया गया था। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह देने की आदत जो है वो हम पिछले कई सारे उदाहरण उसके देखते हुए आए हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि अब इस पर जो विरोध है वो स्पष्ट होना चाहिए, वो मुखर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र कुमार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जाकिर नाइक जैसे लोगों पर निश्चित रूप से आने वाले समय में शिकंजा कसेगा। इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।